Hello students, welcome to our new video lecture of approach. That is, हम लोग जो वीडियो अभी तक हमने बनाई वो हम वेव ऑप्टिक्स पर हम बना रहे हैं और वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस पार्ट 2 की आज हम बात करेंगे। इंटरफेरेंस पार्ट टू की आज हम बात करेंगे। तो भाई पार्ट 1 हमने कर लिया था एंड आई थिंक कि आप लोगों ने सबने देख लिया होगा। एंड अगर आपको कोई भी चीज उसमें लगती है कि कोई आपको कमी लग रही है, कुछ भी लग रही है, सो प्लीज उसको आप कमेंट में मेंशन करो। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से उस चीज को हम उसको कंसिडर करेंगे, उस चीज को। ठीक है। सो बेसिकली अब आज हमें इंटरफेरेंस पार्ट 2 पढ़ना है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो लेक्चर देखा है, इंटरफेरेंस पार्ट 1 वाला वीडियो लेक्चर देखा है, तो उसमें हमने जो बात करी थी, उसमें हमने केवल क्या बात करी थी, हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था कि इंटरफेरेंस होता क्या है। तो हमने बोला था कि इंटरफेरेंस वो होता है जब दो वेव आपस में आके मिलती हैं, तो उसको हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। फिर वो दो वेव जब आपस में मिली थी तो उनका रिजल्टेंट क्या निकाला था हमने? उनका रिजल्टेंट वेव इक्वेशन निकाली थी, उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला था, उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाला था। तो इतना काम बेसिकली हम लोगों ने कर लिया था। हमने बेसिकली क्या कर लिया था? इतना काम हमने बेसिकली कर लिया था। उसकी इंटेंसिटी निकालना, उसका एम्पलीट्यूड निकालना, उसकी बेसिकली आपकी कंस्ट्रक्टिव कहाँ फॉर्म होगा, डिस्ट्रक्टिव। अरे यार, तुम्हें याद है नहीं है क्या? सब भूल गए क्या? क्या आप लोगों को याद है क्या कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला होता था वो होता था अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। क्या इंटेंसिटी आपको याद है कि इंटेंसिटी होती थी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइव? भाई साहब, रात के 2 बजे भी कोई उठा के पूछ लेना कि एम्पलीट्यूड कितना होता है जब दो वेव आपस में मिलती है, तो मुझे याद होना चाहिए। भाई साहब, मुझे याद होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है। दैट इज अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइव। और मेरा कंस्ट्रक्टिव होता है n लेमडा पर और डिस्ट्रक्टिव होता है 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 पर। ये बेटा मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने ये बेसिकली कवर कर लिया था। ये लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमारा हो गया था इतना पार्ट। ठीक है। तो जिसने भी मेरी पार्ट 1 नहीं देखी है, आई उसको मैं बार बार यही बात कहूंगा कि प्लीज पार्ट। चलिए, तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो बेटा आप ध्यान देंगे तो अब मैं ना दो सोर्सेस, मुझे ना दो चीजों की सबसे पहले बात करनी है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, ध्यान देना, कोहेरेंट सोर्स की। सबसे पहले मैं किसकी बात करने वाला हूं? कोहेरेंट सोर्स की। ध्यान देना, कोहेरेंट सोर्स। और एक मैं बेटा बात करूंगा इनकोहेरेंट सोर्स की। तो एक तो मैं बात करूंगा कोहेरेंट सोर्स की और एक मैं बात करूंगा इनकोहेरेंट सोर्स की। ध्यान से समझना भाई, इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन थी वो कंडीशन ये थी कि जो दो सोर्सेस होने चाहिए उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और फेस डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आप लोगों को। तो वही चीज है कि कोहेरेंट सोर्स हम उसे ही बोलते हैं दोज सोर्सेस which are having those sources which are having same frequency and having zero or constant phase difference called कोहेरेंट सोर्स। ऐसे सोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्स। जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी सेम है और जिसके अंदर फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट है, वो मेरा क्या कहलाता है? बेसिकली कोहेरेंट सोर्स। और बेसिकली जो ये कंडीशन को ओबे नहीं करेगा, मतलब दो सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी आर नॉट सेम। फ्रीक्वेंसी अगर सेम नहीं है, या मेरा और बोल सकते हैं, या मेरा फेस डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो और कांस्टेंट, जीरो नहीं है या फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो हमारा क्या होता है? वो बेसिकली इनकोहेरेंट सोर्स। तो भाई साहब, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स हमें समझ में आना चाहिए। पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स एंड इनकोहेरेंट सोर्स। अब बेटा ध्यान से सोचो, ध्यान देना भाई, ध्यान से देखेंगे कि मान लो कि मेरे पास दो बल्ब है। मान लो कि मेरे पास कितने बल्ब है? मेरे पास दो बल्ब है। मैंने आपके हाथ में दो बल्ब दे दिए। दोनों बल्ब सेम वाट के हैं। दोनों बल्ब कैसे हैं? दोनों बल्ब सेम वाट के हैं, बिल्कुल सेम वाट के हैं दोनों बल्ब। ठीक है, मतलब ये भी 10 वाट, तो बेटा ये भी 10 वाट, दोनों सेम वाट के हैं, दोनों सेम कंपनी के हैं, दोनों सेम कंपनी के हैं भाई साहब। और दोनों को सेम डब्बे से निकाला गया। लेट्स सपोज दोनों को सेम डब्बे से निकाला गया। क्या आप एक बात बताओ, क्या ये दोनों बल्ब कोहेरेंट सोर्स होंगे? सोच के बताना भाई साहब। मैंने दो बल्ब ले लिए, सेम वाट के ले लिए, और बेसिकली मैंने कैसे ले लिए? बेसिकली मैंने
सेम डब्बे से निकाला, सेम कंपनी, सेम एम्पियर, सेम वाट, सब कुछ सेम, बिल्कुल डिट्टो बल्ब है, दो अलग अलग बल्ब है। बताओ क्या ये कोहेरेंट सोर्स है? तो बेटा आपको याद रखना है कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, इस पे क्वेश्चन आता है। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट। दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, कैन नेवर बी कोहेरेंट। अब इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि भाई ये कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते? भाई साहब क्यों नहीं कोहेरेंट हो सकते भाई? तो देखो रीजन बड़ा सिंपल सा है। रीजन क्या सिंपल है? आप रीजन, सिंपल वाला रीजन आप समझो भाई। सिंपल रीजन हमारे पास क्या है कि भाई आप ऐसा सोचो कि आपके पास एक सोर्स है। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है? लेट्स सपोज हमारे पास एक सोर्स है, एक सोर्स ये रहा सोर्स 1 और एक सोर्स ये रहा सोर्स 2। बेटा अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो लाइट एमिट आउट हो रही है, कोई भी सोर्स से अगर लाइट आ रही है तो ये मतलब सोर्स से लाइट कैसे आ रही है? भाई ये किसी मैटर की वजह से तो नहीं आ रही, कोई जल रहा है और उसमें से ऐसे लाइट निकल रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है ये ऐसे प्रोड्यूस हो रही है कि इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल की तरफ कूद रहा है, इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल की तरफ कूद रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है और जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो भाई साहब ये केस चल रहा है, तो हमारे पास ये केस चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये कि मेरे पास ये जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है या जो लाइट एमिट आउट हो रही है ये किसी मैटर की वजह से नहीं हो रही है, ये किसकी वजह से होती है? एटम की वजह से हो रही है। और अगर मैं एक बहुत छोटे से छोटे सोर्स की भी बात करूं, अगर मैं बहुत छोटे से छोटे सोर्स की भी बात करूं, तो छोटे से छोटे सोर्स के अंदर भी मिलियन नंबर ऑफ एटम होते हैं। भाई साहब अगर एक टाइनीएस्ट सोर्स ले लिया मैंने, कैसा सोर्स ले लिया? टाइनीएस्ट सोर्स ले लिया। सोचो टाइनीएस्ट सोर्स के अंदर भी क्या है? मिलियन ऑफ एटम्स है। उसके अंदर भी क्या है? बेसिकली मिलियन ऑफ एटम्स है। और अगर उसके अंदर मिलियन ऑफ एटम्स है तो मिलियन ऑफ एटम्स, तो अब मुझे नहीं पता कि सोर्स 1 में जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल से कूद रहा है और जो दूसरे में जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल से कूद रहा है। ये बात मैं नहीं जानता, ये बात मैं नहीं जानता। तो भाई साहब ये इन दोनों के बीच में जो फेस डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो क्या है, जो फेस डिफरेंस है वो कांस्टेंट तो नहीं हो सकता। फेस डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। तो फेस डिफरेंस तो कांस्टेंट नहीं होगा। तो फेस डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो ये कोहेरेंट भी नहीं होंगे, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, एक चीज और, अब एक्चुअली में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन हायर शेल पर, इलेक्ट्रॉन हायर शेल पर 10 टू दी पावर -8 सेकंड के लिए क्या करता है? वेट करता है। भाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? हायर शेल पर बैठ गया, 10 टू दी पावर -8 सेकंड के लिए वेट करेगा और फिर 10 टू दी पावर -8 सेकंड के बाद ये क्या कर जाता है? ये ऐसे गिर जाता है। 10 टू दी पावर -8 सेकंड के बाद ये क्या कर जाता है? बेसिकली गिर जाता है लोअर शेल में। तो कहने का मतलब है कि भाई मान लो कि जब ये गिरा तो एक वेव प्रोड्यूस हुई। अब अगेन 10 टू दी पावर -8 सेकंड रुकेगा, अब फिर से 10 टू दी पावर -8 सेकंड के बाद मिला तो फिर से एक इलेक्ट्रॉन। तो देर, तो भाई जो प्रोड्यूस हो रही है, वो जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो खुद ही डिसकंटिन्यूअस है। सोचो ना, एक वेव ये प्रोड्यूस हुई, फिर इसके बाद एक और वेव प्रोड्यूस हुई, फिर हो सकता है कि वेव कुछ अलग तरीके से प्रोड्यूस हो, कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस हो। तो जो वेव प्रोड्यूस हो रही है एक सोर्स से वो खुद ही डिसकंटिन्यूअस है, तो वो दूसरे के साथ क्या बेसिकली कॉन्टिन्यूअस हो पाएगी? गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कोहेरेंट नहीं होता है। तो आपको याद रखना है, दो बल्ब मैंने दे दिए, मैंने बोला कोहेरेंट है, तो आप बोलोगे नहीं जी दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। ये बात मुझे याद रखनी है कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। तो ठीक है भाई साहब, समझ में आया कि दो बल्ब अगर ले लिए तो दो बल्ब कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। तो इसका अगर कोई हमसे रीजन पूछ ले कि भाई इसके बिहाइंड रीजन क्या है कि ये कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते, तो रीजन हम सिंपल सा रीजन हम लिख सकते हैं। फर्स्ट रीजन हम क्या लिख सकते हैं? जैसे पहला रीजन अगर मुझे लिखना है तो फर्स्ट रीजन हम क्या लिख सकते हैं? दैट लाइट is emitting, that light is emitted by an atom, not by a matter। कोई मैटर की वजह से लाइट नहीं एमिट हो रही है, ये किसकी वजह से एमिट आउट हो रही है? आपकी एटम की वजह से। और दूसरी चीज बोला जा सकता है कि इवन अ टाइनीएस्ट सोर्स, इवन अ टाइनीएस्ट सोर्स कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ एटम्स, मिलियंस ऑफ एटम्स। सो फेस डिफरेंस, तो फेस डिफरेंस कैन नॉट बी जीरो। तो फेज डिफरेंस जीरो नहीं हो सकता है। बोलो क्लियर है बात? आया नहीं आया? क्लियर है बात? और तीसरी बात क्या बोली जा सकती है? तीसरी बात हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है भाई, दो पॉइंट समझ में आए। तीसरी बात ये बोला जा सकता है कि एन इलेक्ट्रॉन वेट फॉर 10 to the power -8 second in higher shell, in higher shell, and then fall out, and then falls।
So the wave producing through a source is discontinuous. सोर्स इज डिसकंटिन्यूअस, वो बेसिकली क्या है, वो डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस है तो फेज डिफरेंस कभी भी जीरो या कांस्टेंट नहीं हो सकता है। तो बेटा ये बात याद रखनी है। बोलो यार तुम लोगों को आया नहीं आया बात समझ में? अरे आया नहीं आया तुमको समझ में? बात क्लियर है नहीं क्लियर? चलो भाई ठीक है, समझ में आया। अच्छा कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डालो, मैं कमेंट में जाके मैं उसको देखूंगा बेसिकली क्या डाउट है, फिर उसको रिजॉल्व किया जाएगा। चलो जी, तो यहां समझ में तो बेटा अब हम बात करेंगे YDAC की। अब हमें किसकी बात करनी है? YDAC। व्हाट इज YDAC? YDAC इज बेसिकली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो भाई अब हमने इंटरफेरेंस पढ़ा, इंटरफेरेंस पढ़ा नहीं पढ़ा? इंटरफेरेंस हमने पढ़ा भाई कि इंटरफेरेंस क्या होता है, दो वेव का आपस में मिलना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। पढ़ा हमने, ठीक है, और समझ में भी आई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब यंग साहब ने उसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करा। यंग साहब ने उसे क्या करा? एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया कि इन्होंने दो कोहेरेंट सोर्स ले लिया और आपस में मिलाए, ठीक है ना, उन्होंने ये चीज एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करी। तो अब उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में हमें बेसिकली क्या करना है, स्टडी करना। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ऐसा कुछ खास एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत नकली बेटा, बिल्कुल एकदम नकली है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा आप ध्यान दो, तो इसके अंदर है क्या आपके पास? आप ऐसा समझो कि भाई इन्होंने क्या ले लिया, इन्होंने ना ऐसे दो स्लिट ले ली। इन्होंने क्या ले ली? इन्होंने ऐसे दो स्लिट ले ली। आप स्लिट समझो, आप सबसे पहले तो आप ये समझो कि स्लिट क्या होती है, स्लिट समझो आप। भाई स्लिट कहने का सीधा सा मतलब है, स्लिट कहने का सीधा सा मतलब है, आप ऐसा समझो स्लिट कहने का क्या मतलब है। जैसे आपके पास पेपर है, उस पेपर पे आपने ना ब्लेड से एक बहुत छोटा सा कट लगा दिया। भाई साहब ये पेपर था, पेपर पे एक बहुत छोटा सा ये हल्का कट लगा दिया। जब एक बहुत हल्का सा हमने बेसिकली कट लगाया, तो क्या हुआ कि बेसिकली इसी को हमने नाम क्या दिया? इसी को हमने नाम दिया बेसिकली स्लिट। इसी को हमने नाम क्या दिया? स्लिट। अब ऐसा समझो कि एक सोर्स रख दिया इन्होंने, एक सोर्स रख दिया। मैंने आपको बताया था अभी कि बेसिकली आपके पास कोहेरेंट सोर्सेज जो होते हैं, दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। ये बात मैंने आपको बताई थी कि भाई साहब अगर मैंने दो बल्ब दे दिए सेम कंपनी सेम वाट के, तो वो कोहेरेंट नहीं हो सकते, वो कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो यही बात है कि भाई तो जो ये दो सोर्सेज आएंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिनका फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट है, ये कैसे आ सकते हैं? ये आ सकते हैं सेम सोर्स से। कैसे आ सकते हैं? सेम सोर्स से। जब दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट नहीं हो सकते, तो एक सेम सोर्स से दो सोर्सेज बनाए जा सकते हैं। तो वही बात हो गई कि अगर एक दीवार के पीछे मैंने दीवार में दो होल कर दिया और पीछे एक बहुत बड़ा बल्ब जला दिया, तो मुझे यहां से लगेगा कि दो बल्ब जल रहे हैं बेसिकली। मुझे क्या लगेगा कि बेसिकली दो बल्ब जल रहे हैं। अब हुआ क्या कि अब इन्होंने बेसिकली ऐसा स्लिट ले लिया, दो स्लिट ले ली, ये सोर्स ले लिया कोई, और यहाँ पर इन्होंने ले ली स्क्रीन। ये बेसिकली क्या ले ली? ये कोई स्क्रीन ले लिया। तो ये बेसिकली ये मेरे पास हो गई बेसिकली स्क्रीन। तो भाई साहब ये हो गई हमारे पास स्क्रीन। तो ठीक है भाई, ये स्क्रीन हो गई हमारी। अब ये समझो कि स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो दूरी है वो दूरी है कैपिटल डी। स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी कितनी है? कैपिटल डी। और ये वाला आपकी स्लिट हो गई ए, और इस वाली स्लिट को हमने नाम दिया बी। लेट सपोज यहां से भी मेरी लाइट रे गई, लेट सपोज यहां से भी मेरी लाइट रे गई। अब ये दोनों दोनों से ये दूरी सेम है, मतलब ए से लेके एस तक की और बी से लेके एस तक की दूरी क्या है? सेम है। तो हाँ भाई सेम है। तो अब क्या होगा कि ये भी अपनी लाइट हर जगह फैलाएगा, हर जगह फैलाएगा। ये भी अपनी लाइट एक हर जगह फैलाएगा। मतलब ये दो नए सोर्सेज बन गए, मेरे क्या बन गए? दो नए सोर्सेज बन गए, दो अलग अलग सोर्स बन गए। अब होगा क्या कि इसमें से मैंने कोई एक रे पकड़ ली। मैंने कहा एक रे उधर चली गई, एक रे कोई पकड़ ली, एक रे मैंने कहा कोई एक रे वहां चली गई, और इसमें से भी कोई एक ऐसी रे पकड़ ली जो बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल जा रही है और उसी पॉइंट पर दूसरे वाली सोर्स की जाके मिलती है। तो मैंने ये बेसिकली मैंने रे क्या कर ली? मैंने रे बेसिकली ये पकड़ ली। तो मैंने रे बेसिकली इस तरीके से पकड़ ली, और इन दोनों स्लिट के बीच की जो दूरी में लेके चल रहा हूं बेटा, इस दूरी को मैं डी लेके चल रहा हूं। इस दूरी को मैं क्या लेके चल रहा हूं? स्मॉल डी लेके चल रहा हूं। इस दूरी को मैं क्या लेके चल रहा हूं? स्मॉल डी। तो ये दूरी है मेरी स्मॉल डी। अब आप ये समझो कि यहां से ये इस तरीके से गया और यहां से ये हो गया। इस पॉइंट को मैं ओ नाम दे देता हूं, जिस पॉइंट पर मेरा वो मिले हैं उसको मैं पी पॉइंट दे देता हूं। और लेट सपोज ओ से लेके पी तक की जो दूरी है वो दूरी है मेरे पास एक्स। वो दूरी मेरे पास कितनी है? एक्स। और ओ से लेके इसको मैं एम नाम दे दूं और इसको मैं एन नाम दे दूं। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी ये d/2 हो जाएगी, और ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी ये भी d/2 हो जाएगी। तो हाँ जी ठीक है, तो समझ में आया, ये भी d/2 और ये भी d/2।
अब बेटा आप सोच के देखो कि अब ये दो वेव जो आपस में मिली, ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं। ये कैसे सोर्सेज है? कोहेरेंट सोर्सेज है। ये पी पॉइंट पर अगर जाके मिल रहे हैं तो ये कोहेरेंट सोर्स थे जो आपस में पी पे जाके मिले, तो वहां पर ये कंस्ट्रक्टिव भी कर सकते हैं और वहां पर ये डिस्ट्रक्टिव भी कर सकते हैं। मतलब ऐसी एक रे तो मैंने ले ली, वो तो एग्जांपल लिया, ऐसे तो बहुत सारी रेज आके मिल रही होंगी। तो मतलब इस पूरी स्क्रीन पर बेसिकली क्या फॉर्म होगा? कहीं कंस्ट्रक्टिव, कहीं डिस्ट्रक्टिव, कहीं कंस्ट्रक्टिव, कहीं डिस्ट्रक्टिव। अरे यार इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, याद है या नहीं याद है? अरे याद है आपको, लास्ट क्लास में बताया था कि जब दो वेव आपस में मिलती है तो इंटेंसिटी क्या करती है? इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। तो हाँ जी भाई, इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी तो स्क्रीन पर भी इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, कहीं ज्यादा होगी और कहीं कम। मुझे वही फाइंड करना है कि कहाँ ज्यादा होगी और कहाँ कम होगी। तो ये निकालने के लिए मैंने सीधी सी काम किया। मैं निकालने के लिए एक सीधा सा काम है कि भाई देखो, एक सिंपल सा एक बेस बनाते हैं। मैंने पहले बताया, मैंने कहा कोई भी चीज रटी नहीं जाती फिजिक्स में, बेस बनाया जाता है। तो इन्होंने भी बेस बनाया कि देखो सीधी सी बात है कि वहां पर कंस्ट्रक्टिव फॉर्म होगा या डिस्ट्रक्टिव फॉर्म होगा, ये मुझे बताएगा फेस डिफरेंस। ये मुझे कौन बताएगा? ये मुझे बताएगा फेस डिफरेंस। ये मुझे फेस डिफरेंस बताएगा भाई। तो ये मुझे फेस डिफरेंस बताएगा, ठीक है? तो ये मुझे फेस डिफरेंस बताएगा। अब अगर ये मुझे फेस डिफरेंस बताएगा तो आप सोच के देखो कि अगर ये मुझे फेस डिफरेंस अगर ये मेरा बता रहा है पास कि अगर ये फेज डिफरेंस बता रहा है, तो ये आप समझो कि, और फेज डिफरेंस कैसे निकाला जा सकता है? फेज डिफरेंस डायरेक्ट तो नहीं बता सकता, बट पाथ डिफरेंस बताया जा सकता है। तो वही चीज है कि पहले पाथ डिफरेंस निकालेंगे, फिर फेज डिफरेंस निकालेंगे, और फिर फेज डिफरेंस की हेल्प से हम बेसिकली क्या निकालेंगे? हम बेसिकली मैक्सिमा या मिनिमा बेसिकली हम बता देंगे। बोलो क्लियर है ये बात? तो ये काम करेंगे, ठीक है? चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं अपना काम। हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं, अब ध्यान दो आप। तो हम सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए यहां से रे गई तो ये बीपी हो गया, यहां से गई थी तो ये एपी हो गया। पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? बीपी माइनस एपी। तो चलो भाई काम स्टार्ट करते हैं, डेरिवेशन का काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल बीपीएन। इन ट्राइंगल बीपीएन, और बीपीएन में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, तो अप्लाइंग पाइथागोरस, तो पाइथागोरस के हिसाब से क्या लिखा जाएगा? बीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एन का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। तो बीपी का स्क्वायर मुझे नहीं पता, बी एन का स्क्वायर मुझे पता है कि भाई साहब बी एन हो गया कैपिटल डी का स्क्वायर, और पी एन भी मुझे पता है कि पी एन मेरा जो हो जाएगा, पी से लेके एन जो हो जाएगा, वो एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा जी। ठीक है, बात समझ में आई? इसको इक्वेशन वन दे देता हूँ। सिमिलरली एपी निकालने के लिए मैं ट्राइंगल में जा रहा हूँ, इन ट्राइंगल एपीएम। इन ट्राइंगल एपीएम में जा रहा हूं, और एपीएम ट्राइंगल में मैं जाके अगर अप्लाई करूंगा तो लिखा जाएगा एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू एएम का स्क्वायर प्लस पीएम का स्क्वायर। एपी स्क्वायर इक्वल टू एएम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर। हाँ जी ठीक है। तो एएम मेरे पास हो गया अगेन डी का स्क्वायर, प्लस पीएम मेरे पास लिखा जाएगा एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब अगर आपको बेटा पाथ डिफरेंस निकालना है, अब समझो, अगर आपको पाथ डिफरेंस निकालना है तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल हम करेंगे वन माइनस टू, मतलब कि बीपी स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर। तो बीपी स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। अब उसमें से माइनस करना है एपी को, तो ये माइनस लिखा जाएगा माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर मेरा कैंसिल आउट हो गया। तो ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास हो गया ए स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और यहां पर मैं खोलूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर। ये मेरे पास माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं एक्चुअली में क्या है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, मैं नेगेटिव यहां से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं। तो ये मेरे पास हो जाएगा प्लस टू एक्स डी बाई टू। तो टू से टू कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर फोर, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर फोर कैंसिल आउट हो गया, टू से टू कैंसिल आउट हो गया। तो ये मेरे पास टोटल आ गया बेटा टू एक्स डी। और इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो बीपी माइनस एपी इंटू बीपी प्लस एपी। ये आप इसमें मैंने आइडेंटिटी लगा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अरे यार तुम्हें आया नहीं आया पहले ये बताओ, समझ में आया नहीं आया? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो ठीक है भाई साहब, आपने सबने कहा ठीक है, तो मैंने भी कहा ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया बीपी माइनस एपी और बीपी प्लस एपी। हाँ जी ठीक है। तो मुझे तो ये बीपी माइनस एपी ही निकालना है, क्योंकि मुझे तो पाथ डिफरेंस निकालना है। तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर आ गया? टू एक्स डी डिवाइडेड बाई बीपी प्लस एपी। अब यहाँ पर ना बेटा एक एजम्पशन ले रहा हूँ, देखो ध्यान देना, ये एजम्पशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। इससे थोड़ा कंफ्यूजन भी होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
अब आप सोच के देखो कि मैंने तो डायग्राम में इतनी दूर बना दिया, मैंने तो डायग्राम में कितना बना दिया, इन्होंने इतना मैंने दूर बना दिया वो आपको दिखाने के लिए। बट एक्चुअली में जब यंग साहब ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो लाइट रे जो दो स्लिट से निकल के आई ना, जैसे एक स्लिट ये रही एक स्लिट ये रही, लाइट रे ऐसे ही मिली यहाँ पर, ऐसे बड़ी पास, ये भी मैंने बहुत दूर बना दिया, बहुत ही ज्यादा पास मिल गई। तो अब जब ये बहुत ज्यादा पास मिल गई तो ये दूरी अप्रोक्सीमेटली कितनी हो गई, डी, मतलब ये भी अप्रोक्सीमेटली डी और ये भी अप्रोक्सीमेटली डी। अब अगर मैं इसको दोनों ही डी अगर मैं ले लेता इन द केस ऑफ नेगेटिव, सोच के देखो, अगर मैं नेगेटिव में दोनों को डी डी ले लूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब नेगेटिव में नहीं ले सकता, हाँ बट मैं एडिशन में ले सकता हूँ। मतलब जैसे मान लो, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 2 प्लस 2.0004 इज इक्वल टू व्हाट, 4 बोल सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली। बट अगर मैं लिखूं 2 माइनस 2.0004 तो जीरो नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि माइनस करके कुछ तो रिजल्ट आएगा, जीरो नहीं आएगा। बोलो क्लियर है मेरी बात। तो एडिशन में ये चीज चल सकती है बट सब्ट्रैक्शन में ये चीज नहीं चल सकती। इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं कि बीपी प्लस एपी को मैं बीपी को भी वो लेके चल रहा हूँ डी, और एपी को भी डी लेके चल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2D। ये एक एजम्पशन है, ये हम क्या लेके चल रहे हैं, अजम्पशन लेके चल रहे हैं। तो दिस इज अवर एजम्पशन कि बीपी प्लस एपी 2D के बराबर है, अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 2xd डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैपिटल डी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा पाथ डिफरेंस निकल के आ गया xd बाय कैपिटल डी इज द पाथ डिफरेंस। तो xd बाय कैपिटल डी क्या आ गया आपका, पाथ डिफरेंस आ गया। तो पाथ डिफरेंस ये आ गया भाई। अब सीधी सी बात है, अब जब पार्ट डिफरेंस आ गया तो मुझे ये बताना है कि कहां पर ब्राइट फॉर्म होगा और कहां पर डार्क फॉर्म होगा, मतलब कहां पर कंस्ट्रक्टिव होगा और कहां पर डिस्ट्रक्टिव होगा। तो कंस्ट्रक्टिव बताने के लिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हाट वी कैन से, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो मेरा पाथ डिफरेंस होना चाहिए, अगर आपको याद हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, बताओ जरा, सोचो 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 जरा, क्या होना चाहिए। अरे यार पार्ट डिफरेंस होना चाहिए एन लेमडा, बताया था आपको। पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस होना चाहिए एन लेमडा। अगर कंस्ट्रक्टिव होना है तो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए एन लेमडा। और पार्ट डिफरेंस हमारा है कितना, एक्स डी बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लेमडा। तो एक्स मेरे पास आ गया एन लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो भाई साहब ये आ गई मेरे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, या मैं इसको बोल सकता हूं ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन, या मैं क्या बोल सकता हूं इसको, ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन। तो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन क्या आ गई, एन लेमडा डी बाय डी। मतलब कि जब मैं एन की वैल्यू जीरो रखूंगा, क्योंकि ये एन की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे वेरी कर रही थी, तो एन इक्वल टू जीरो रखूंगा तो एक्स वन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और इसको मैं बोलूंगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसको मैं क्या बोलूंगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। और वहीं अगर मैं एन इक्वल टू 1 लूंगा और मैं x1 की वैल्यू फिर x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी लेमडा डी बाई डी। तो इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। इसको मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ये मेरी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हो गई। सिमिलरली अगर आप n की वैल्यू 2 रख दो तो आपके पास x3 कितना हो जाएगा बेटा, बताओ 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 कितना हो जाएगा, 2 लेमडा डी बाई डी। तो वो मेरे पास हो जाएगा सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। ये मेरे पास क्या हो गया, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। अब ऐसे ही जैसे हमने बेसिकली कंस्ट्रक्टिव के लिए बात किया, वैसे ही अब हम बात करेंगे फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हम बात करेंगे फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात करेंगे, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आप समझिए, तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस की कंडीशन होती थी, इफ यू रिमेंबर, 2n प्लस 1 2n प्लस 1 लेमडा बाय 2, ये पार्ट डिफरेंस की कंडीशन होती थी। अगर आपको याद हो तो होती थी 2n प्लस 1 लेमडा बाय 2। तो मेरा पार्ट डिफरेंस अभी कितना निकल के आया, अरे याद करो याद करो याद करो, पार्ट डिफरेंस कितना निकल के आया, एक्स डी बाय कैपिटल डी। तो मैं इसी पार्ट डिफरेंस को यहां डालूंगा, तो ये हो जाएगा एक्स डी बाय कैपिटल डी 2n प्लस 1 लेमडा बाय 2। तो एक्स मेरे पास कितना आ गया, 2n प्लस 1 लेमडा डी बाय 2d। कितना निकल के आ गया, लेमडा डी बाय 2d। तो x मेरे पास आ गया 2n प्लस 1 लेमडा डी बाय 2d। ये मेरे पास क्या आ गया, x। मतलब कि अब इधर भी n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती थी, तो अगर मैं n इक्वल टू 0 डालूंगा तो x आ जाएगा लेमडा डी बाय 2d। ये बेटा मेरी हो गई फर्स्ट डार्क फ्रिंज। देखो यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखना है कि भैया n इक्वल टू 0 पर पहली डार्क बनती है। n इक्वल टू 0 पर क्या बनती है, पहली डार्क बनती है। दूसरी चीज, अगर n इक्वल टू 1 ले लू तो x कितना हो जाएगा, 1 डालो इसमें तो 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 लेमडा डी बाय 2d।
तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया सेकंड डार्क फ्रिंज, ये मेरा क्या हो गया, सेकंड डार्क फ्रिंज। एंड ऐसे ही अगर मैं n इक्वल टू 2 ले लूं, अगर मैं n इक्वल टू 2 ले लूं, तो x मेरा कितना आ जाएगा, x हो जाएगा 5 लैम्डा d बाई 2d। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया थर्ड डार्क फ्रिंज। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इस तरीके से हमने इनकी पोजीशन निकाल ली, ब्राइट डार्क की हमने पोजीशन निकाल ली। अच्छा, अब मैं जरा स्क्रीन की तरफ जाता हूं कि स्क्रीन पे मुझे कैसा दिखाई देगा। देखो अगर ये मेरी स्क्रीन है, समझो दिस इज आवर स्क्रीन, तो इसमें आपको कैसा दिखाई देगा, एंड दिस इज द सेंटर लाइन, ये आपके पास सेंटर लाइन है। तो मैं ब्राइट को ग्रीन से डिनोट कर रहा हूं, मैं ब्राइट को किससे नोट कर रहा हूं, ग्रीन कलर से। तो मुझे दिखाई देगा कि भाई पहले तो आपका क्या फॉर्म हो रहा है, सेंटर पर ब्राइट फॉर्म हो रहा है, सेंटर पर क्या फॉर्म हो रहा है, ब्राइट। और फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या फॉर्म हो रहा है, डार्क फॉर्म हो रहा है। फिर मैं क्या देखूंगा कि क्या फॉर्म हो रहा है, मेरा डार्क फॉर्म हो रहा है। तो ये भाई साहब डार्क फॉर्म हुआ। फिर मैं देखूंगा ऐसे ही नीचे वाले साइड पर भी क्या फॉर्म हो रहा है, मेरा डार्क फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर भी मेरा डार्क फॉर्म हो रहा है। और फिर मैं देखूंगा कि बेसिकली मेरा ऊपर क्या फॉर्म हुआ, फिर से मेरा ब्राइट फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर मेरा ब्राइट फॉर्म हुआ, तो ये मेरा ब्राइट हो गया। ये फिर मेरा नीचे भी ऐसे ब्राइट हो गया इस तरीके से। फिर मैं ऊपर देखूंगा तो फिर से डार्क, इधर भी डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो भाई साहब ब्राइट डार्क इस तरीके का पैटर्न दिखाई देगा, ब्राइट डार्क इस तरीके का कुछ पैटर्न दिखाई देगा। बिल्कुल रियलिस्टिक दिखाई देता है, बिल्कुल भाई आपको रियल में दिखाई देगा। ब्राइट दिखेगा, पहले लाइट दिखेगी, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, इस तरीके का कुछ पैटर्न नजर में आया। जिसमें ये ब्राइट फ्रिंज की दूरी हो गई 0, यहां से पहले ब्राइट फ्रिंज की दूरी हो गई लैम्डा। देखो पहले की दूरी कितनी है, लैम्डा डी बाई डी, और उसके आधी दूरी पर आप ध्यान दो लैम्डा डी बाई 2d है डार्क के लिए। इसकी आधी, क्योंकि ये लैम्डा डी बाई डी है, तो इसकी आधी दूरी पर, ये आधी दूरी पर लैम्डा डी बाई 2d पर क्या बन रहा है आपका, डार्क। ये ब्राइट बना, डार्क बना। फिर ऐसे ही दूसरा वाला आपका ब्राइट कितनी दूरी पर बन रहा है, वो बन रहा है 2 लैम्डा डी बाई डी पर। फिर ये कहां बन रहा है, ये उसकी आधी दूरी पर बन रहा है, दैट इज योर 3 लैम्डा डी बाई 2d पर। क्लियर है बात। तो ये बेसिकली आपके पास ब्राइट डार्क करके पैटर्न आता है। एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर बेसिकली YDAC। तो ये आपका होता है YDAC, ठीक है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, वो होती है आपके पास फ्रिंज विड्थ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। और उस फ्रिंज विड्थ को मैं बीटा से डिनोट करता हूँ, फ्रिंज विड्थ को किससे डिनोट करता हूँ, बीटा से। तो बीटा मेरा क्या होता है, आप बीटा समझो, बीटा क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज the distance between, it is defined as the distance between two consecutive ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। स्पेलिंग पे नहीं जाना, फीलिंग पे जाना है। बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। मतलब दो कंजिक्यूटिव ब्राइट या दो कंजिक्यूटिव डार्क के बीच में जो दूरी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ को बीटा से दिखाएंगे। अब आप सोच के देखो कि पहली ब्राइट आपकी जैसे बनी 0 पर, और ये वाली ब्राइट आपकी बनी दूसरी वाली लैम्डा डी बाई डी पर। अगर इनका डिफरेंस निकालोगे तो यही डिफरेंस आपका क्या कहलाएगा भाई, आपका डिफरेंस निकालोगे तो लैम्डा डी बाई डी माइनस 0। तो बीटा का फार्मूला क्या आ गया, लैम्डा डी बाई डी। अगर आप डार्क के लिए भी निकालोगे, जैसे मैंने ब्राइट के लिए निकाला, आप डार्क के लिए देख लो, कोई बात नहीं, आप डार्क के लिए देखो भाई, डार्क पहला बन रहा है लैम्डा डी बाई 2d पर, और दूसरा बन रहा है 3 लैम्डा डी बाई 2d पर। माइनस करो, आप इसमें से माइनस करोगे ना, तो 2 लैम्डा डी बाई 2d बचेगा आपके पास, 2 से 2 कट जाएगा, तो लैम्डा डी बाई डी आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, चाहे ब्राइट के लिए बात करूं, चाहे डार्क के लिए बात करूं, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, सेम है। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, सेम है। और ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हमारा क्या कहलाता है, बेसिकली YDAC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। भाई साहब CBSE में ऐसा समझ लो 3 नंबर में तो अक्सर आ जाता है YDAC, या वो जो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की आपको मैंने कंडीशन निकाली है, आई जाती है, ठीक है ना। और बेसिकली जो बच्चे IIT मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं अभी इसके बाद इसी ये YDAC पर और वो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव वाले पर न्यूमेरिकल लूंगा, जेई वाले भी लूंगा, कुछ CBSE वाले भी लूंगा। तो सारे जन सीरीज को साथ से पढ़े। और एक फिर से बार बार यही चीज बोलूंगा, कॉपी लेके बैठो। ऑनलाइन पढ़ने, ऑनलाइन हम भी पढ़ाई करते थे यार अपने टाइम पर। अच्छा गलत बोल गया क्या, अच्छा अपने टाइम पे नहीं करते थे, ठीक है, अच्छा गलत बोल गया। ओके, तो भाई जब आप पढ़ो, कहने का मतलब है, तो बेसिकली क्या है कि जब आप पढ़ो तो आप कॉपी लेके जरूर बैठो भाई, साथ साथ नोट्स लिखते जाओ, साथ साथ क्या लिखते जाओ, साथ साथ नोट्स लिखते जाओ, ठीक है ना। नोट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स को संभाल के रखना है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है बेटा, ये होता है फ्रिंज विड्थ। अच्छा जी,
ठीक है, इसका एक इंटेंसिटी कर्व होता है, वो भी देख लो आप, इसका इंटेंसिटी एक कर्व होता है, इंटेंसिटी कर्व। अच्छा, आप ना कभी देखोगे कि ब्राइट डार्क ऐसा है, जब ब्राइट को देखोगे तो जितना नीचे वाला ब्राइट चमक रहा होगा ना, उतना ही उससे ऊपर वाला भी चमक रहा होगा, और उससे उतने ऊपर वाला भी चमक रहा होगा। कहने का मतलब है कि इंटेंसिटी सेम रहती है भाई, इंटेंसिटी क्या रहती है, इंटेंसिटी सेम रहती है। अगर ये मेरी इंटेंसिटी है तो कर्व कैसा बनेगा कि ब्राइट के लिए देखो, ये सेंट्रल ब्राइट हो गया, ये आपका हो गया सेंट्रल ब्राइट, फिर ये इस तरीके से आपका जाएगा, ये इस तरीके से आपका गया, फिर ये इस तरीके से गया, फिर ये इस तरीके से, इस तरीके का ग्राफ आपके पास आता है, इस तरीके का, ये इस तरीके का ग्राफ आपके पास आता है, जहां पर ये वाली चीज क्या डिनोट कर रही है, नो इंटेंसिटी, ये वाली चीज डिनोट कर रही है हैविंग इंटेंसिटी। ध्यान देखोगे तो सबकी इंटेंसिटी सेम है, सबकी इंटेंसिटी क्या है, सेम है। और ये आपके पास हो गया एक्स, ये मिनिमा वाला पोजीशन हो गया, कौन सा वाला पोजीशन हो गया, मिनिमा। तो इसको लिखेंगे लैम्डा डी बाई 2d, इसको लिखेंगे 3 लैम्डा डी बाई 2d। सिमिलरली ये वाला हो जाएगा माइनस लैम्डा डी बाई 2d, ये हो जाएगा माइनस 3 लैम्डा डी बाई 2d। तो ये बेटा आपके पास होता है इंटेंसिटी कर्व। तो दिस इज बेसिकली इंटेंसिटी कर्व। तो इंटेंसिटी कर्व आपको समझ में आना चाहिए कि इंटेंसिटी कर्व आपके पास कैसा इसका ड्रॉ होता है। तो दिस इज बेसिकली फुल ऑफ वाईडीएसई। ये मेरा पूरा का पूरा मेरा क्या होता है, बेसिकली वाईडीएसई। तो आई थिंक आप लोगों को वाईडीएसई वाली बात क्लियर होगी। तो इसमें जो बच्चे एक बार नोट्स लेना चाहते हैं तो उनके लिए मैं ऐसा करूंगा कि आप लोग धीरे धीरे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऊपर करते जाऊंगा। ठीक है भाई, ये लो। ठीक है भाई, ये लो। ठीक है, ये लो। ठीक है, so I think this lecture helped you a lot in determining about the experiment YDSC. Okay beta, so bye bye, take care, have a nice day, enjoy, bye beta.